चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने एंटी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का चैप्टर 3A तक कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन 23J तक, और आज हमें स्टार्ट करना है एंटी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 का चैप्टर 4 यानी कि डिपॉजिट ऑफ रेंट, भाड़े का निक्षेप। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए चैप्टर 4 डिपॉजिट ऑफ रेंट। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में आपकी सिर्फ कितने सेक्शन से, सिर्फ 4 सेक्शन है, 24, 25, 26 एंड 27। ठीक है, तो चैप्टर 4 और सेक्शन भी 4 ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अध्याय 4 में 4 ही धाराएं हैं, 4 ठीक है। भाड़े का निक्षेप 24, और देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, चैप्टर 4 टोटल सेक्शन 4 और स्टार्ट भी 24 से। ठीक, तो हमेशा याद रहे, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी अगर ऐसा आ जाए कि डिपॉजिट ऑफ रेंट, कि रेंट को डिपॉजिट करने के लिए संबंधित प्रावधान कहाँ दिए, जो किराया है उसको डिपॉजिट कर दिया गया, उससे संबंधित प्रावधान कहाँ है, चैप्टर 4 में है। 24 से स्टार्ट है और 4 धाराएं हैं। तो सेक्शन 24 है रिसीप्ट टू बी गिवन फॉर रेंट पेड। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि संदत्त किए गए भाड़े के लिए रसीद दी जाएगी, कि जो किराएदार दे रहा है उसकी रसीद देना पड़ेगी भाई मकान मालिक को। ये सेक्शन 24 में सिंपली कहा गया है, लेकिन इसकी जो सबसेक्शन 1 है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सबसेक्शन 1 से ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि एवरी टेनेंट शैल पे रेंट विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट or in the absence of such contract by the 15th day of the month next following the month for which it is payable। ये कह रहे हैं कि एवरी टेनेंट, प्रत्येक अभिधारी को, जितने भी किराएदार हैं उनको जो रेंट पे करना है, जो डिपॉजिट करना है आपको किराया, वो कब कर देना है, विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई संविदा की गई है तो उस संविदा में कोई टाइम अगर फिक्स किया गया है तो उस दिन के हिसाब से आपको कर देना है। ठीक है, ये भी लिखा है, प्रत्येक अभिधारी भाड़े का संदाय संविदा द्वारा नियत किए गए समय के भीतर, मतलब यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेट फिक्स की गई है कि आपको किराया जो है भाई इतने तारीख को हर महीने में देना है, तो उस संविदा के अनुसार जो समय बताया गया है उसके भीतर आपको किराया दे देना है। या ऐसी संविदा के अभाव में, है ना, ऐसी संविदा के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, उस मास के जिसके लिए वह देय हो ठीक आगामी मास के 15वें दिन तक होगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उन्होंने कहा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जिस मंथ का किराया आपको देना है, क्या लिखा हुआ है, उस मास के जिसके के लिए वह देय हो, बाय द 15th, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, बाय द 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच इट इज पेबल। द मंथ फॉर विच इट इज पेबल, तो जिस मंथ का किराया आपको देना है ना, उसके ठीक नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में, मतलब उसका अगला महीना जो होगा उस अगले महीने की 15 तारीख तक आपको रेंट पे करना है। मतलब आपको रेंट पे करना है दिसंबर के मंथ का। ठीक है, तो आपको दिसंबर के मंथ का रेंट पे करना है, तो आपको रेंट कब पे करेंगे, दिसंबर के ठीक आगामी मंथ, नेक्स्ट फॉलोइंग द दिसंबर मंथ। तो नेक्स्ट फॉलोइंग दिसंबर मंथ कौन सा हो रहा है, जनवरी, उसके 15वें दिन को। तो मतलब जनवरी के महीने का 15वां दिन कौन सी तारीख पड़ रही है, उस तारीख को आपको पे करना होगा। तो जनवरी मतलब 15 जनवरी, एक वही मानेंगे कि दिसंबर के मंथ का आपको पे करना है, तो दिसंबर के बाद वाले मंथ के 15वें दिन तक, मतलब 15 जनवरी को आपको दिसंबर का पेमेंट करना है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो रेंट पे होता है वो एडवांस में चलता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक डेट से चल रहा है। मतलब देना दिसंबर का है और दे कब रहे हैं, जनवरी के 15वें दिन में। और नॉर्मली प्रैक्टिकल में क्या होता है कि दिसंबर का किराया नवंबर में ही दे दिया जाता है, यही होता है ना, एडवांस चलता है। लेकिन यहाँ पे प्रोविजन उल्टा है, तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू लॉ एडवांस नहीं चल रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ बैकडेट से चल रहा है। देना दिसंबर का है, दो अगले मंथ के 15वें दिन पे। ठीक है, जनवरी का देना है तो फरवरी में 15वें दिन पे, फरवरी का देना है तो मार्च के 15वें दिन पे। ऐसे क्लियर हुआ, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं अंशिका? नो मैम। ठीक है, अब है
है उसके बाद सेक्शन सबसेक्शन 2 देखिए। अब सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है एवरी टेनेंट हु मेक्स अ पेमेंट ऑफ रेंट टू हिज लैंडलॉर्ड shall be entitled to obtain forthwith from the landlord or his authorized agent a written receipt। जैसे ही टेनेंट ने पेमेंट किया, जैसे ही किराया दिया, तो वो लैंडलॉर्ड से हकदार है तुरंत लेने का। क्या लेने का? रिटन रिसीप्ट, एक रिसीप्ट लेने का हकदार है, या तो लैंडलॉर्ड से या उसके ऑथराइज्ड एजेंट से। फॉर द अमाउंट पेड टू हिम, जो भी अमाउंट उसने दी है उसके बिहाफ में, साइंड बाय द लैंडलॉर्ड और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। जिस रिसीप्ट पे किसके सिग्नेचर होंगे? या तो लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर होंगे या तो उसके ऑथराइज्ड एजेंट के, अभिकर्ता के सिग्नेचर होंगे। ठीक है। प्रत्येक अभिधारी जो भूस्वामी को भाड़े का संदाय करता है, उसे संदत्त की गई रकम के लिए भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता से लिखित रसीद, जो कि भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी, तत्काल अभिप्राप्त करने का हकदार होगा। शेल फॉरथविथ, इंग्लिश में जो वर्ड है शेल फॉरथविथ, तुरंत। जैसे ही उसने पेमेंट किया तो उसको तत्काल रिसीप्ट मिलना चाहिए, जिस पर किसकी हस्ताक्षर होंगे? या तो लैंडलॉर्ड के, मकान मालिक की, भूस्वामी की, या तो प्राधिकृत अभिकर्ता के, एजेंट के। देन सबसेक्शन 3 देखिए, यदि भूस्वामी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता उपधारा 2 में निर्दिष्ट की गई रसीद अभिप्राप्त रसीद अभिधारी को प्रदत्त करने से इनकार करता है या प्रदत्त करने में उपेक्षा करता है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किसी ऐसे आवेदन पर जो संदाय की तारीख से 2 मास के भीतर अभिधारी द्वारा उसको इस संबंध में किया गया हो। ठीक है। क्या हुआ है कि रिसीप्ट देने से मना कर दिया, भूस्वामी ने रिसीप्ट देने से मना कर दिया, तो जो आरसीए है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी है, वो क्या करेगा? इस संबंध में पेरेंट उसको क्या करेगा? एप्लीकेशन लगाएगा कि सर मैं इनको रेंट देने गया और इन्होंने रिसीप्ट देने से मना कर दिया। तो इसके लिए जो किराएदार है वो एक एप्लीकेशन लगाएगा। जो ये एप्लीकेशन है ये कब तक लगाई जानी चाहिए? संदाय की तारीख से 2 मास के भीतर अभिधारी द्वारा उसको इस संबंध में किया गया हो। तो ये जो एप्लीकेशन होगी ये कब लगानी है? जिस डेट को उसने रेंट डिपॉजिट किया है, दिया है, संदाय किया है, उस डेट से 2 मंथ के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन लगानी है। और भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई करने के पश्चात और फिर आरसीए जैसी ये एप्लीकेशन, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किसी ऐसे आवेदन पर जो संदाय की तारीख से 2 मास के भीतर अधिकारी द्वारा उसको इस संबंध में किया गया हो और भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई करने के पश्चात आदेश द्वारा भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को यह निर्देश दे सकेगा कि वह अभिधारी को नुकसानी के रूप में ऐसी राशि का, जो कि अभिधारी द्वारा संदत्त किए गए भाड़े की रकम के 2 गुने से अधिक नहीं होगी, मतलब 2 गुने के बराबर हो सकती है, तथा आवेदन के खर्चों का संदाय करे और संदत्त किए गए भाड़े की बाबत एक प्रमाण पत्र भी अभिधारी को देगा। एक बार इंग्लिश में भी इसको देखते हैं, फिर मैं समझाती हूँ अच्छे से। देखिए सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है? इफ द लैंडलॉर्ड और हिज ऑथराइज्ड एजेंट refuses or neglect to deliver to the tenant a receipt referred to in subsection 2। लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है या निग्लेक्ट कर रहा है रिसीप्ट देने से किराए की। The rent controlling authority may on an application made to it in this behalf। तो इस संबंध में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जो एप्लीकेशन दी गई है बाय द टेनेंट within 2 months from the date of the payment, रेंट पेमेंट करने की तारीख से 2 मंथ के अंदर उसने एप्लीकेशन दी है, एंड आफ्टर हियरिंग द लैंडलॉर्ड और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। तो ऐसी एप्लीकेशन जैसी आरसीए को दी और ऐसी एप्लीकेशन मिलने के बाद लैंडलॉर्ड या ऑथराइज्ड एजेंट को सुना रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने, क्योंकि कोई भी आदेश किसी भी अधिकारी द्वारा दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इनने एप्लीकेशन लगाया तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर दे दिया, भाई सामने वाले का पक्ष भी तो सुनेंगे। तो इसलिए इसमें लिखा है आफ्टर हियरिंग द लैंडलॉर्ड और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। तो लैंडलॉर्ड और ऑथराइज्ड एजेंट को सुनेंगे
और फिर उसके बाद आरसीए जो है ऑर्डर देगा, बाय ऑर्डर डायरेक्ट करेगा लैंडलॉर्ड को या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट को टू पे द टेनेंट बाय वे ऑफ डैमेजेस, ही बाय वे ऑफ डैमेजेस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे दे रहे हैं टेनेंट को। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, क्योंकि कभी कभी कंपनसेशन होता है, यहाँ पे डैमेज वर्ड यूज है। तो आपसे पूछ लेंगे कि सेक्शन 24 के अंतर्गत यदि लैंडलॉर्ड टेनेंट को रिसीप्ट देने से मना कर देता है और इस संबंध में टेनेंट आरसीए को एप्लीकेशन फाइल करता है, तो आरसीए ऑर्डर देगा कंपनसेशन का, डैमेज का, फाइन का, नन ऑफ दी एबव। तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, तो आपको याद आता है यहाँ पे क्या हो रहा है, डैमेजेस के तौर पर हो रहा है। ठीक है, जो ऑर्डर दे रहा है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो ऑर्डर दे रही है लैंडलॉर्ड को पे करने का, वो कैसा दे रही है, बाय वे ऑफ डैमेजेस, नुकसानी के तौर पे। सच सम नॉट एक्सीडिंग डबल द अमाउंट ऑफ रेंट पेड। तो कितना डैमेज पे करेगी, डबल द अमाउंट ऑफ रेंट पेड, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अधिकतम कितना हो सकता है, जो भी रेंट आप पे करते हो उसका डबल अमाउंट। 5,000 रुपए आप किराया देते हो तो 5,000 का 10,000, 10,000 तक का डैमेज दे सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग लिखा है यहाँ पे, नॉट एक्सीडिंग डबल द अमाउंट ऑफ रेंट। जो भी आपका किराया है उससे डबल अमाउंट से ज्यादा का नहीं दे सकते, मतलब कम का कितना भी दे सकते हैं। 5,000 रुपए किराया है, अब रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी चाहे तो वो कह सकता है कि डैमेजेस की तो आपने रिसीप्ट देने से मना किया, तो आपको उल्टे किराएदार को 5,000 रुपए देना पड़ेंगे, 6 देना पड़ेंगे, 7 देना पड़ेंगे, 8 देना पड़ेंगे, 10 देना पड़ेंगे। 10,000 से ज्यादा का ऑर्डर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि डबल द अमाउंट ऑफ रेंट पेड, नॉट एक्सीडिंग। तो जो भी अमाउंट है रेंट का जो मंथली पे करता है वो उससे डबल नहीं हो सकता। ठीक, ये याद रखना। बाय द टेनेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, और क्या दिलवा सकता है, प्लस डैमेजेस के तौर पे डबल द, नॉट एक्सीडिंग डबल द अमाउंट ऑफ रेंट पेड, प्लस कॉस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। उसने एप्लीकेशन लगाई हुई टेनेंट ने कि सर ये रिसीप्ट देने से मना कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन लगाने में उसको खर्चे आए, तो एप्लीकेशन लगाने के जो भी खर्चे आए हैं वो दिलवाएगा। प्लस है, देखिए यहाँ पे एंड लिखा है, एंड मतलब डैमेजेस भी मिलेंगे प्लस आवेदन का खर्चा भी मिलेगा साथ में, या नहीं लिखा है यहाँ पे कि या आवेदन का खर्चा या। तो ये सब चीजें बहुत गौर करने वाली होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना, डैमेजेस प्लस आवेदन का खर्चा मिलेगा, एंड प्लस और क्या मिलेगा, कैन ऑल्सो ग्रांट सर्टिफिकेट टू द टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट पेड। और इस जो टेनेंट है, जो अभिधारी है, उसने जो किराया दिया है उस संबंध में उसको एक सर्टिफिकेट भी देगा कि हाँ भाई इसने किराया दिया है, लैंडलॉर्ड रिसीप्ट देने से मना कर रहा है, तो इस बेहाफ में एक सर्टिफिकेट भी देगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सबसेक्शन 1 से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो रेंट पे करना होता है वो कब करना होता है। तो आपसे पूछेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का अभाव है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर कब तक रेंट पे करना, तो ये लाइन बिल्कुल रख लीजिए, बाय द 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच इट इज पेबल। सीधी की सीधी ऐसी लाइन लिखी मिलेगी आपको एग्जाम में। ठीक है, उस मास के जिसके के लिए वह दे वो ठीक आगामी मास के 15वें दिन तक करेगा। ठीक है, तो 15वें दिन तक या ठीक आगामी मास के 15वें दिन तक करेगा। ये पूरा सेंटेंस बना के दे देंगे वो एज इट इज, और आपको यहाँ से दे देंगे ऑप्शन, ठीक आगामी मास के 15वें दिन तक करना है। ठीक, ये याद रखना है। फिर उसके बाद आपको सबसेक्शन 3 से याद रखना है कि जहाँ पे रिसीप्ट देने से इनकार कर दिया है, तो जो इस संबंध में टेनेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा तो वो कितने टाइम के अंदर करेगा, तो ये ध्यान रखना है कि संदाय की तारीख से 2 मंथ के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना है। अगर लैंडलॉर्ड ने रिसीप्ट देने से मना कर दिया तो टेनेंट आरसीए को, पहले तो किसको एप्लीकेशन देगा, आरसीए को, ये भी ध्यान रखना। इस चैप्टर में भी आरसीए है, कोर्ट में है, आरसीए को एप्लीकेशन देगा और कब देगा, डिपॉजिट करने की तारीख से 2 मंथ के अंदर देगा। फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड आरसीए क्या करेगा, आरसीए ऐसी एप्लीकेशन मिलने के बाद लैंडलॉर्ड या उसके प्राधिकर्ता को ऑथराइज्ड एजेंट को सुनेगा, उसको सुनवाई का अवसर देगा और उसके बाद उसको ऑर्डर देगा कि वो कितना अमाउंट पे करे, डबल द अमाउंट, नॉट एक्सीडिंग डबल द अमाउंट ऑफ रेंट, है ना, भाड़े की रकम से दोगुने से अधिक नहीं हुआ। कैसे, नुकसानी के तौर पे, ये वर्ड याद रखना है, नुकसानी के तौर पे, प्लस आवेदन का खर्चा
प्लस प्रमाण पत्र देगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं। ये हो गई आपकी सेक्शन 24। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? नो मैम। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 25, डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट। हिंदी में क्या बोला है? अभिधारी द्वारा भाड़े का निक्षेप। अब यहाँ पे इन लोगों ने हेडिंग सिंपली दे दी है कि डिपॉजिट ऑफ रेंट। अभी आप सोच रहे होंगे कि जस्ट तो अभी 24 में पढ़ा है कि टेनेंट ने तो दे दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, रिसिप्ट की बात हो गई, अब फिर से डिपॉजिट आ गया। यहाँ पे अदर कंडीशन है, मतलब यहाँ पे ये है कि टेनेंट जो है रेंट पे करने गया लेकिन लैंडलॉर्ड मना कर रहा है, ले नहीं रहा है, तो डिपॉजिट वो कहाँ करेगा, ये सेक्शन 25 में बताया गया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा है डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट। भाई टेनेंट कहाँ पे करे, लैंडलॉर्ड लेने से मना कर रहा है या और भी कंडीशन। बट अंदर देखिए तब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, वेयर द लैंडलॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट any rent tendered by the tenant within the time referred to in section 24। तो सबसे पहले हमने टाइम पढ़ा था सेक्शन 24 में, है ना, अभी जस्ट पढ़ा है हमने कि जो टेनेंट है वो 24 में बताए गए टाइम के अनुसार रेंट टेंडर करने के लिए गया, देने के लिए गया, लेकिन लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लैंडलॉर्ड रेंट लेने से मना कर रहा है, और रिफ्यूजेस और निग्लेक्ट टू डिलीवर अ रिसीट रिफर्ड टू देयरइन, या फिर रेंट ले लिया सेक्शन 24 के अंतर्गत रिसीप्ट देने से रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, और वेयर देयर इज बोनाफाइड डाउट एज टू द पर्सन और पर्सन्स टू whom द रेंट इज पेबल, या फिर थर्ड कंडीशन क्या है कि ये बोनाफाइड डाउट है कि वो पर्सन कौन सा है जिसको रेंट देना है, मतलब टेनेंट को ये डाउट है पर्सन के बारे में कि यार कौन है असली किराएदार, किसको देना है, क्योंकि दो चार लोग आ गए कि भाई ये तो मेरा मकान है, ये तो मेरा मकान है, मैं ऊबर है, तो अब वो कंफ्यूज किसको देना है, जहां पे उसको डाउट है कि किस पर्सन को या कौन से पर्सन है जिनको रेंट देना है। ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशन, क्या पहली कंडीशन रेंट समय पे देने गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, लैंडलॉर्ड ने लेने से मना कर दिया। सेकंड कंडीशन रेंट दे दिया लेकिन 24 के अंतर्गत लैंडलॉर्ड ने रिसीप्ट देने से मना कर दिया। थर्ड, उसको डाउट है पर्सन पे, कौन सा पर्सन है, कौन सा व्यक्ति है जिसको हमें किराया देना है, ये डाउट है। देन द टेनेंट में डिपॉजिट सच रेंट विद द आरसीए। तो ऐसी कंडीशन में टेनेंट किसके पास रेंट डिपॉजिट कर देगा, आरसीए के पास, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी को ऐसा अभिधारी जो है किराए का निक्षेप कर देगा ऐसी कंडीशन में, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एंड सच डिपॉजिट ऑफ रेंट shall be full discharge of the tenant from the liability to pay rent to the landlord। और ऐसा जो डिपॉजिट रेंट का किया है टेनेंट ने, तो उसकी साइड से पूरी तरीके से वो डिस्चार्ज हो चुका है अपनी लाइबिलिटी से, दायित्व से, उसने आरसीए के पास जमा कर दिया, तो अब उसको कोई फोर्स ये नहीं कह सकता कि अरे तुमने किराया नहीं दिया, वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गया, उसने आरसीए के पास जमा किया और अब वो मुक्त है। मतलब आप इस जो सेक्शन 12 का ग्राउंड ए है ना, नॉन पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट, तो उस आधार पे आप वाद नहीं ला सकते उससे। क्यों? क्योंकि ये कंडीशंस थी, इसलिए उसने आरसी के पास जाकर डिपॉजिट कर दिया। तो ध्यान रखना सेक्शन 25 में जो रेंट डिपॉजिट हो रहा है वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास हो रहा है, और एक हमने पढ़ा था कोर्ट में डिपॉजिट, वो कहाँ था, सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में जब उन पर्सन को लेकर के डाउट था कि किस पर्सन के पास रेंट डिपॉजिट करना है, सेक्शन 13 में भी एक पॉइंट पड़ा था, तो वहां पे कोर्ट में हो रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर सेक्शन 13 का पूछे, अगर वो पूछेंगे तो आपसे बाकायदा सेक्शन पूछ के पूछेंगे कि सेक्शन 13 के अंतर्गत यदि ये डाउट है कि किस पर्सन को रेंट देना है, तो टेनेंट किसके पास रेंट डिपॉजिट करेगा। ऑप्शन में आपको मिलेगा न्यायालय में, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास, अदर कोई अथॉरिटी दे देंगे, या नन ऑफ दैट। तो ध्यान रखना सेक्शन 13 के अंदर पूछे तो कोर्ट में डिपॉजिट होना है, सेक्शन 25 में पूछे क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड वाला पॉइंट है ना कि बोनाफाइड डाउट है किस पर्सन को देना है, इस पॉइंट पे से, तो अगर 25 का पूछे तो आरसीए के पास। ठीक, और ऐसा डिपॉजिट कैसा होगा, फुल डिस्काउंट होगा। इसको एक बार
एक बारी हिंदी की लैंग्वेज में भी देखेंगे। जहां भूस्वामी कोई भाड़ा जो धारा 24 में निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर अभिधारी द्वारा निविष्ट किया गया हो, प्रतिग्रहित नहीं करता। 24 सेक्शन के अंतर्गत वो समय के अंदर देने गया किराया, लेकिन क्या है, भूस्वामी ने प्रतिग्रहित नहीं किया, या उसमें निर्दिष्ट की गई रसीद परिदत्त करने से इनकार करता है, या भाड़ा ले लिया, किराया ले लिया, लेकिन रसीद देने से मना कर रहा है, या परिदत्त करने में उपेक्षा करता है, या फिर उपेक्षा कर रहा है, या जहां इस बारे में कोई वास्तविक संदेह हो कि भाड़ा किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को दे है, या फिर पर्सन को लेके डाउट है कि कौन से पर्सन को देना है ना, संदेह है कि कौन से व्यक्ति को देना है, तो अभिधारी वह भाड़ा विहित रीति में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास निक्षिप्त कर सकेगा, और भाड़े का ऐसा निक्षेप कर दिया जाने से भूस्वामी को भाड़े का संदाय करने के दायित्व से अभिधारी का पूर्ण उन्मोचन हो जाएगा। तो एक बार यदि उसने भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास किराया दे दिया, तो उसका जो किराया देने का दायित्व है वो खत्म हो गया। अब उसको इस आधार पे बेदखली का आदेश नहीं करवाया जा सकता, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 याद रखना, ठीक, ये याद रखना है। मतलब दायित्व से अब उसको उन्मुक्ति मिल गई। क्लियर? अब देखिए सबसेक्शन 2 में क्या बताया है, निक्षेप। अब जब ये निक्षेप करेगा, मतलब डिपॉजिट जो कर रहा है, निक्षेप का मतलब क्या है, डिपॉजिट। जब ये आरटीए के पास डिपॉजिट करेगा रेंट, तो उसके साथ साथ एक आवेदन होगा, ठीक है। जब वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऐसा डिपॉजिट करेगा तो एक एप्लीकेशन भी होगी। तो उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होंगी ये देखिए। उस एप्लीकेशन में उस स्थान का जिसके के लिए भाड़ा निश्चित किया गया है ऐसे वर्णन सहित जो उस स्थान की पहचान करने के लिए पर्याप्त हो। तो उस स्थान के बारे में बातें बताई गई होंगी कि भैया कौन से वाले एकोमोडेशन के लिए हम किराया दे रहे हैं, ताकि तो उसका वर्णन बताएंगे ताकि वो पहचान सके रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि भाई ये वाला मकान है। वह कालावधि जिसके लिए भाड़ा निश्चित किया गया है, टाइम पीरियड, कितने टाइम का किराया दे रहे हो। भूस्वामी या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के जो ऐसा भाड़ा पाने का हकदार होने का दावा करते हैं, उनका नाम और पता। अब जहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट है, जहाँ डाउट है कौन से पर्सन को देना है, तो उन सब पर्सन के नाम लिख देगा ये कि सर ये लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो मेरा मकान है, मुझे किराया दो, मेरा मकान है। तो वो सारे व्यक्ति, जितने व्यक्ति दावा कर रहे हैं कि मैं हूँ हकदार भाड़ा लेने का, उन सबके नाम और पते लिखेगा। ठीक है। भाड़े का निक्षेप करने के लिए आवेदन किया जाने की कारण तथा परिस्थितियां। अब तुम अपनी साइड से कौन से वाले कारण से कर रहे हो, कि तुम ये कह रहे हो कि भूमि स्वामी जो है वो प्रतिग्रहित नहीं कर रहा है, किराया में देने गया, कि वो रिसीप्ट नहीं दे रहा है, या डाउट है, कौन सा वाला कारण है। तो आपको कारण, उस आवेदन में कारण भी लिखना है कि क्यों आप आरती के पास डिपॉजिट कर रहे हो, और परिस्थितियां किन परिस्थितियों में कर रहे हो वो भी आपको मेंशन करना है। एनी और क्या लिखा है, ऐसी अन्य विशिष्टताएं जो विहित की जाए, और अदर रीजन जो भी अदर अगर आपको लगता है और कोई भी कारण है, वो भी आपको क्या करना है, मेंशन करना है। तो सबसेक्शन 2 में क्या बताया है कि जो रेंट का डिपॉजिट आप आरसी के पास कर रहे हो, द डिपॉजिट शैल बी अकम्पेनिड बाय एन एप्लीकेशन। तो वो डिपॉजिट आप ऐसे नहीं कराओगे, उसको उसके लिए आपको एक बाकायदा आवेदन, एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी टेनेंट को, और उस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, accommodation for which the rent is deposited with a description sufficient for identifying the accommodation। तो accommodation का description होगा, यहाँ point आप बना सकते हो, description of accommodation, period for which the rent is deposited, time period बताना है, name and addresses of the landlord or the person or persons claiming to be entitled to such rent। उन सारे persons के नाम आपको बताना है जो जो claim कर रहे हैं rent के लिए। Reasons and circumstances for which the application for depositing the rent is made। आपको रीजन बताना है क्यों आप आरसी के पास कर रहे हो, सर्कमस्टेंसेस कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसके कारण आपको आरसी के पास डिपॉजिट करना पड़ा, एंड सच अदर पर्टिकुलर। ठीक। सबसेक्शन 3 में क्या है, on such deposit of the rent being made, the rent controlling authority shall send in the prescribed manner a copy or copies of the application to the landlord or person claiming to be entitled to the rent with an endorsement of the date of the deposit। अब सबसेक्शन 3 में क्या कह रहे हैं, एक बार हिंदी में पढ़िए फिर समझाती हूँ। भाड़े का निश्चित कर दिए जाने पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उस आवेदन की प्रतिलिपि
या प्रतिलिपियां निक्षेप की तारीख संबंधी पृष्ठांकन के साथ भूस्वामी या भाड़ा पाने के हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को विहित रीति से भेजेगा। अब जैसे ही जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसने अपनी एप्लीकेशन लगा दी आरसीए के पास और एप्लीकेशन लगा दी और डिपॉजिट कर दिया रेंट, तो जैसे ही वो डिपॉजिट कर देगा रेंट, तो आरसीए उस एप्लीकेशन की कॉपी निकलवाएगा या बहुत सारी कॉपियां निकलवाएगा, जितने भी लोग मतलब उतनी कॉपियां निकलवाएगा जितने लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे चाहिए किराया, मुझे चाहिए, तो कॉपी निकलवाएगा और उन कॉपी में क्या एंडोर्समेंट करेगा, डेट का, कि किस तारीख को किराएदार ने आरसी के पास पैसे जमा किए हैं, उस डेट का। मतलब एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि उस एप्लीकेशन के नीचे वाले भाग में या पीछे साइड जो आरसीए रहेगा वो लिख देगा कि इतने तारीख को जमा, और अपनी सील लगा देगा, सिग्नेचर करेगा, तो इसको बोला जाता है एंडोर्समेंट करना, पृष्ठांकन करना। ठीक है, तो निक्षेप की तारीख संबंधी पृष्ठांकन, तारीख संबंधी पृष्ठांकन मतलब वो तारीख बता देगा, उसमें लिख देगा कि इतने तारीख को डिपॉजिट किया और सिग्नेचर साइन कर देगा। तो उस फोटोकॉपी पे तारीख का पृष्ठांकन या डेट का एंडोर्समेंट करने के बाद भूमि स्वामी या ऐसे व्यक्ति जो क्लेम कर रहे हैं रेंट का कि मुझे पाने का हकदार है, उन सबको इसकी कॉपीज जो है भिजवा देगा, में ऐसे व्यक्तियों को उसकी कॉपी भिजवा देगा। क्योंकि भाई अगर पर्सन को लेके डाउट है, तो जो रेंट आरसी के पास डिपॉजिट किया है, तो जो एक्चुअली में जो पाने का हकदार है उस तक तो पहुंचाना है ना किराया। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कौन है सही हकदार व्यक्ति, किसके पास भिजवाना है ये किराया, कौन विड्रॉ करेगा, इसके लिए ये कॉपी भिजवानी पड़ती है। तो अब ये सब लोग क्या होंगे, आरसी के पास उपस्थित होंगे, अपना अपना कारण बताएंगे, तो जो सही पर्सन होगा उसको जो है आरसीए दे देगा रेंट। आगे देखते हैं इसकी सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में देखिए, इफ एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द विड्रॉल ऑफ एनी डिपॉजिट of rent, the rent controlling authority shall, if satisfied that the application if an application is made for the withdrawal of any deposit of rent, the rent controlling authority shall, if satisfied that the applicant is the person entitled to receive the rent deposited, order the amount of the rent to be paid to him in the manner prescribed, and such payment of rent shall be a full discharge of the rent controlling authority from all liabilities to pay rent to the landlord। अब ये सेक्शन क्या कह रहे हैं कि जैसे ही उसने कॉपीज भिजवाई सारे पर्सन्स को, तो उन पर्सन्स में से जो भी एंटाइटल्ड है या बहुत सारे जो भी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पेमेंट जो आरसी के पास डिपॉजिट है उस पेमेंट को विड्रॉ करने के लिए वो एप्लीकेशन लेंगे। ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड है या जो पर्सन एंटाइटल्ड है वो कैसे लेंगे, आरसीए से डिपॉजिट जो हुआ है उसके बाद कैसे लेंगे, उसके लिए भी उनको विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि सर मैं हूँ अधिकारित आदमी, तो मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, मुझे ये पैसे आप दे दीजिए, विड्रॉ कर दीजिए, मुझे ये मेरा किराया है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन विड्रॉल के लिए पहुंचेगी आरसी के पास जो डिपॉजिट ऑफ रेंट के लिए, तो आरसी क्या करेगा, अगर आरसी सेटिस्फाइड हो जाता है, तो इसमें क्या है, इसमें सारी चीजें खोलकर नहीं बताई, इसमें आपको प्रोविजन बताया सिर्फ विधि का कि अगर आरसी सेटिस्फाइड हो जाए मतलब वो देखेगा जिसकी भी एप्लीकेशन आएगी तो सारे वो पर्टिकुलर्स देखेगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, और फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद अगर उसको सेटिस्फाइड हो जाता है हाँ यही सही पर्सन है, तो इफ सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट इज द पर्सन, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है उस एप्लीकेशन से विड्रॉल की जो लगाई गई है कि हाँ ये जो पर्सन है ये ही एंटाइटल्ड पर्सन है जो रेंट उसके पास डिपॉजिट है उसको रिसीव करने का, उसको लेने का, तो आरसीए जो है ऑर्डर करेगा द अमाउंट ऑफ द रेंट टू बी पेड टू हिम, उस पर्सन को वो अमाउंट पे करने का इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, एंड ऐसा जो पेमेंट है सच पेमेंट ऑफ रेंट शैल बी अ फुल डिस्चार्ज, और जब ऐसा पेमेंट उस पर्सन तक पहुंचाया जाएगा या उस पर्सन को दे दिया जाएगा, तो ऐसा पेमेंट आरसीए को
पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर देगा फ्रॉम द लाइबिलिटी टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड। जैसे ही वो लैंडलॉर्ड को या हकदार पर्सन को जो उसके पास डिपॉजिट था रेंट वो दे देगा सामने वाले पार्टी को, तो आरसीए क्या हो जाएगा, अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। अब उसको भी कोई रेंट नहीं देगा, क्योंकि अब क्या था भाई, किराएदार तो आरसी के पास जाके जमा कराया, तो किराएदार ने जैसे ही आरसी के पास जमा किया तो किराएदार अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गया कि भाई मुझे तो कोई रेंट नहीं देना, उसकी लाइबिलिटी खत्म। अब लेकिन लाइबिलिटी किसकी बन गई, आरसी की बन गई। तो अब जब आरसी सही पर्सन को डिपॉजिट कर देगा, वो रेंट जो उसके पास आया उसको दे देगा, तब आरसी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि जैसे ही ये रेंट उस पर्सन को लैंडलॉर्ड को पे कर देगा आरटीए, तो वो अपनी लाइबिलिटी से रेंट पे करने की लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। ठीक, ये बात कही गई। एक बार हिंदी में भी लैंग्वेज रीड कर लेंगे। यदि भाड़े के किसी निक्षेप के प्रत्याहरण के लिए आवेदन किया जाए, ठीक है, तो प्रत्याहरण के लिए क्या करना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि ये रेंट लेने का हकदार मैं हूँ, तो मुझे जो डिपॉजिट हुआ है पेमेंट रेंट आरटी के पास, उसके विड्रॉल के लिए मुझे एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो जैसे ही भाड़े के किसी निश्चित के प्रत्याहरण के लिए आवेदन, कंटिन्यू करते, स्टॉप हो गई थी क्लास। तो देखिए क्या पढ़ रहे थे हम, सबसेक्शन 4, ठीक है। तो सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया है कि यदि भाड़े के किसी निक्षेप के प्रत्याहरण के लिए आवेदन किया जाए, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ऐसा व्यक्ति है जो कि निश्चित किए गए भाड़े को प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो वह यह आदेश देगा कि उसे भाड़े की रकम का संदाय विहित रीति में कर दिया जाए, और भाड़े का ऐसा संदाय हो जाने से भूस्वामी को भाड़े का संदाय करने के समस्त दायित्व से भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी का पूर्ण उन्मोचन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही विड्रॉल के लिए कोई भी पर्सन आवेदन लगाएगा, तो भाड़ा नियंत्रक अधिकारी अपना समाधान करेगा, देखेगा पूरी सर्कमस्टेंसेस, सारी चीजों को निरीक्षण करके, जब उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ यही सही पर्सन है जिसको भाड़े जो भी डिपॉजिट किया गया है किराया यही प्राप्त करने का हकदार है, तो उस पर्सन को आदेश दे देगा कि इस पर्सन को जो है बेहतरीन से रकम का, किराए की रकम का जो है डिपॉजिट कर दिया जाए। और जब ऐसा डिपॉजिट कर दिया जाएगा, तो ऐसा जो संदाय कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि आरसीए की साइड से सारे दायित्व, किराए देने के जितने भी उसके दायित्व, वो सारे दायित्व से वो उन्मोचित हो चुका है, फ्री हो गया है। ठीक, लेकिन देखिए इसमें एक प्रोविजन जोड़ा है, क्या, परंतु भाड़े के किसी भी निक्षेप के संदाय के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश उन समस्त व्यक्तियों को जिनको की अभिधारी द्वारा उपधारा 2 के अधीन कि उसके आवेदन में इस रूप में नामित किए गए हैं कि वे भाड़े के संदाय के लिए हकदार होने का दावा करते हैं, सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा, और ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी का रखने वाले, ये बाद में पढ़ते हैं यहाँ पे और, ठीक है, पहले इतना समझिए प्रोविजन में क्या कह रहे हैं, एक बार इंग्लिश में भी रीड करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। Provided that no order for payment of any deposit of rent shall be made by the rent controlling authority under this subsection without giving all persons named by the tenant in his application under subsection 2 as claiming to be entitled to payment of such rent and opportunity of being heard। ये कह रहे हैं कि जो टेनेंट ने जब आरसी के पास डिपॉजिट किया था रेंट, तो उसने जिन व्यक्तियों का नाम एप्लीकेशन में दिया था, हमने पढ़ा ना कि एप्लीकेशन में उसको उन सारे व्यक्तियों का नाम देना है जो क्लेम कर रहे हैं कि मैं हकदार हूँ किराया लेने का, मैं हकदार हूँ किराया लेने का। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आरटीए ये ऑर्डर देगा कि किस पर्सन को उस रेंट का पेमेंट करना है जो टेनेंट ने आरसी के पास डिपॉजिट किया है, तो ऐसा कोई भी ऑर्डर वो तब तक नहीं देगा जब तक वो सारे पर्सन को सुनवाई का अवसर नहीं प्रदान कर देगा जिन जिन का नाम टेनेंट ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था कि सर ये भी पर्सन क्लेम कर रहे हैं, ये भी क्लेम कर रहे हैं, ये भी क्लेम कर रहे हैं, ए बी सी जो है और डी, 4 पर्सन है, ए बी सी डी, ये चारों पर्सन जो है रेंट के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो
जब आरसी और डी ने विड्रॉ, ए ने, बी ने, सी ने, डी ने, चारों ने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फाइल करी और जब सारी प्रक्रिया आरसीए ने की और उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन हुआ कि डी पर्सन है लायबल, तो डी को जब ये ऑर्डर देगा पेमेंट का, तो डी को ऑर्डर तब तक नहीं देंगे जब तक सारे बाकी के जो पर्सन है उनको सुनवाई का अवसर नहीं दे। ए, बी और सी को सुनवाई का अवसर दिए बिना डी के फेवर में पेमेंट करने का आदेश आरसीए नहीं देगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, एंड से। एंड सच ऑर्डर शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ सच पर्सन टू रिसीव सच रेंट बीइंग डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। क्या कह रहे हैं ये कि लेकिन आरटीए ने जो ये आदेश दिया है डी के फेवर में कि डी हकदार है रेंट लेने का, तो ये जो ऑर्डर है ये कोर्ट, कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन वाला जो कोर्ट है, अगर कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट ने किसी अदर पर्सन के फेवर में रेंट को लेने का कोई आदेश दिया है, कोई डिसीजन दिया है, तो कोर्ट के डिसीजन पे आरटीए का डिसीजन कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालेगा। हिंदी में देखिए, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। और से देखिए, और ऐसा आदेश, कौन सा आदेश? जो भार नियंत्रक प्राधिकारी ने दिया है, आरटीए ने जो आदेश दिया है कि भाई डी पर्सन को डिपॉजिट करना है, तो ऐसा आदेश सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों के ऐसे भाड़ा प्राप्त करने संबंधी अधिकारों के विनिश्चित किए जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब जो अदर पर्सन थे, जैसे ही आरटीए का ऑर्डर आया तो दूसरे पर्सन कोर्ट चले गए। भाई जब आरटीए के पास सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन क्या है? कोर्ट जाने का है, तो वो कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि सर मैं किराया लेने का अधिकारी हूँ, लेकिन आरटीए ने डी को कहा है। तो जब कोर्ट ने, अब कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देगा कि बी पर्सन, सपोज करिए कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि बी पर्सन भी किराया लेने का हकदार है, हो सकता है ज्वाइंट फैमिली हो, तो अगर कोर्ट कह दे कि बी पर्सन भी किराया लेने का हकदार है, या कोर्ट सिर्फ ये कह दे कि नहीं बी पर्सन हकदार है, डी नहीं है, तो फिर किसका आदेश प्रिवेल करेगा? कोर्ट का। तो आरटीए का जो आदेश है, तो ऐसा आदेश सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों के ऐसे भाड़ा प्राप्त करने संबंधी अधिकारों के विनिश्चित किए जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब आरटीए का आदेश प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब अगर कोर्ट का डिसीजन अगेंस्ट आ गया है, अपोजिट टू आरटीए आ गया है, तो किसका प्रिवील करेगा? कोर्ट का। मतलब कोर्ट ने कहा है बी को मिलेगा तो सिर्फ बी को मिलेगा, ना कि डी को। ठीक है, तो आरटीए ने जो ऑर्डर दिया है वो कोर्ट के ऑर्डर पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट का ऑर्डर सर्वोपरि होगा और आरटीए के ऑर्डर की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, मतलब कि कोर्ट के ऑर्डर, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आरटीए ने कोई ऑर्डर दिया है, अगर ज्वाइंट फैमिली है सपोज करो, तो उन्होंने कहा था डी को मिलेगा और इन्होंने कहा बी को भी मिलेगा, तो फिर बी को भी मिलेगा और डी को भी मिलेगा, ऐसे। ठीक, क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। ठीक, अब देखते हैं सबसेक्शन 5। 25 सेक्शन जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, इसमें टोटल कितनी 6 सबसेक्शन है। 5 देखिए, if at the time of filling the application under subsection 4, सबसेक्शन 4 में काय की एप्लीकेशन हो रही है? रेंट को विड्रॉ करने की। मतलब जो जो पार्टीज जो कह रही है मुझे रेंट लेना है, मैं क्लेम करनी, दावा करनी है, वो विड्रॉल के लिए, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है सबसेक्शन 4 में। इफ एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल कर लीजिए, ठीक है, विड्रॉल की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उस समय, बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days from receiving the notice of deposit। जब विड्रॉल की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उस समय, लेकिन जब डिपॉजिट का नोटिस भिजवाया गया सब पार्टीज को, तो डिपॉजिट का नोटिस रिसीव करने की तारीख से 30 दिन के बाद नहीं, लेकिन, है ना, क्या कह रहे हैं? विड्रॉल की एप्लीकेशन फाइल करते समय, लेकिन डिपॉजिट के नोटिस मिलने की तारीख से 30 दिन के बाद नहीं, the landlord or the person or persons claiming to be entitled to the rent complains or complain to the rent controlling authority। अगर
लैंडलॉर्ड या जितने भी पर्सन जो क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड, जितने भी पर्सन जो रेंट को क्लेम करने के लिए हकदार हैं, मतलब जो कह रहे थे कि सर ये रेंट लेने के लिए मैं हकदार हूँ, तो लैंडलॉर्ड और द पर्सन और पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू द रेंट complain to the rent controlling authority that the statement in the tenant's application of the reasons and circumstances which led him to deposit the rent are untrue. अगर ये पर्सन लैंडलॉर्ड या जो रेंट क्लेम करने वाले जो पर्सन एंटाइटल्ड है, अगर ये आरसीए को कंप्लेन करते हैं कि टेनेंट ने जो एप्लीकेशन लगाई है और टेनेंट ने जो एप्लीकेशन में जो रीजन और सर्कमस्टेंसेस बताए हैं वो अनट्रू है, असत्य है, सत्य नहीं है वो, मतलब इसने झूठ बोला है सर कि मैं रिसीप्ट नहीं दे रहा था, मैं तो रिसीप्ट दे रहा था, या इन्होंने ये झूठ बोला है कि विद इन टाइम लिमिट ये देने आए थे पैसे, ये विद इन टाइम लिमिट देने नहीं आए थे। अगर ये चीज की कंप्लेन करते हैं तो ये कंप्लेन कब तक करनी है, या तो विड्रॉल के टाइम पे कि जब जो पर्सन है लैंडलॉर्ड विड्रॉ की एप्लीकेशन लगा रहा है उस टाइम पे, या फिर जिस तारीख को डिपॉजिट की सूचना मिली थी इनको कि टेनेंट ने आरसी के पास डिपॉजिट कर दिया है, जैसे डिपॉजिट किया है तो आरसी ने क्या किया है, सबको नोटिस भिजवाया है ना, उसकी एप्लीकेशन की फोटोकॉपी भिजवाई है, तो वो क्या है, नोटिस है, तो नोटिस की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लेंट करनी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम रिसीविंग द नोटिस ऑफ डिपॉजिट। तो डिपॉजिट की जानकारी मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड को, किस बारे में, यदि उसको ये पता है कि टेनेंट ने असत्य कथन किए हैं एप्लीकेशन में। तो 30 दिन के अंदर डिपॉजिट की सूचना मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर या विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाने के टाइम पे यदि लैंडलॉर्ड कंप्लेन करता है आरसीए को कि टेनेंट ने जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें जो रीजन और सर्कमस्टेंसेस उसने बताए हैं वो असत्य है, अनट्रू है, तो द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी आफ्टर गिविंग द टेनेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टेनेंट को, किराएदार को सुनवाई का अवसर देने के बाद में लेवी ऑन द टेनेंट, सुनवाई का अवसर देगा, उसको भी सुनेगा। अगर ये क्लियर हो जाता है कि हाँ इसने झूठ बोला है, असत्य बताया है, तो वो उसको में लेवी ऑन द टेनेंट अ फाइन। अब देखो इस सेक्शन में फाइन आ गया, 24 में डैमेज, इसमें फाइन। याद रखना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कहाँ डैमेज था कहाँ फाइन था, तो बिल्कुल रख लेना 24 में डैमेज, 25 में फाइन। तो इस सेक्शन में कितना फाइन हो रहा है, तो यहाँ पे फाइन पेमेंट करने की बात करेंगे तो फाइन विच में एक्सटेंड टू द अमाउंट इक्वल टू 2 months रेंट, तो जो कि 2 month के रेंट के बराबर जुर्माना भरने के लिए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है टेनेंट को आदेश करेगा। इफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द said statement were materially untrue, यदि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का यह समाधान हो जाता है कि जितने भी फैक्ट्स इसने बताए हैं वो सच में मटेरियली अनट्रू है। एंड में ऑर्डर, तो ये देखिए यहाँ पे जो फाइन है, यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज है, लेवी ऑन द टेनेंट अ फाइन, मतलब ये फाइन कौन ले रहा है, ये आरसीए ले रहा है, दिलवा नहीं रहा है। यहाँ पे वर्ड्स देखिए, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी आफ्टर गिविंग द टेनेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मे लेवी ऑन द टेनेंट अ फाइन, तो टेनेंट के ऊपर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, मतलब ये जो फाइन है ये किसके पास जाएगा, ये आरसीए के पास जाएगा। अब लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, एंड मे ऑर्डर दैट अ सम आउट ऑफ द फाइन रियलाइज्ड बी पेड टू द लैंडलॉर्ड एज कंपनसेशन, और ऑर्डर कर सकता है आरसीए से, जो है ऑर्डर करेगा कि फाइन में से ऐसा सम आउट ऑफ द फाइन, फाइन में से कोई रकम जो है वो रियलाइज्ड की जाए टू बी पेड ऑन द लैंडलॉर्ड एज कंपनसेशन, उस फाइन में से कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन के तौर पे दिया जाए, ठीक है। तो याद रखना है, जहां पर जब भी कोई लैंडलॉर्ड विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा आरसीए के पास, ठीक है, लैंडलॉर्ड क्या कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड या जो भी पर्सन है जो दावा कर रहे हैं कि ये किराया लेने का हकदार मैं हूं, तो जब भी सबसेक्शन 4 के अंतर्गत वो विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे
अपना जो आरसी के पास डिपॉजिट किया है टेनेंट ने रेंट, उसके विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस समय, या फिर डिपॉजिट की नोटिस मिलने की तारीख से 30 दिन के पहले लैंडलॉर्ड को या उन पर्सन्स को जो एंटाइटल्ड है रेंट के लिए, वो कंप्लेन करेंगे किसको, आरसीए को। क्या कंप्लेन करेंगे कि टेनेंट ने अपनी एप्लीकेशन में रीजन और सर्कमस्टेंसेस को लेकर के असत्य कथन कहे हैं, अनट्रू स्टेटमेंट दिए हैं। फिर आरसीए टेनेंट को सुनवाई का अवसर देने के बाद उसके ऊपर फाइन इंपोज करेगा, जो कि कितना होगा, 2 मंथ के रेंट के बराबर होगा। ठीक है, फाइन कितना इंपोज किया जाएगा, इक्वल टू द 2 मंथ रेंट, 2 मंथ के रेंट के बराबर होगा। और आरसीए अगर आरसीए सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ सच में वो जो स्टेटमेंट है वो मटेरियली अनट्रू है, और फिर आरसीए साथ में ये भी ऑर्डर देगा, एंड है यहाँ पे देखिए, लेवी ऑन द टेनेंट अ फाइन, एंड मतलब फाइन भी पे करेगा, और फिर उस फाइन में से कुछ सम लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन के तौर पे देने की आज्ञा देगा। मतलब 2 मंथ के बराबर रेंट उसने बोले, उसको 10,000 जमा करना है, तो 5,000 तुम्हारा रेंट है, तो सॉरी इक्वल है, यहाँ पे डबल नहीं है, इक्वल द अमाउंट ऑफ रेंट, तो 5,000 रुपए इक्वल एन अमाउंट इक्वल टू 2 मंथ रेंट। हाँ ठीक है, 2 मंथ के बराबर, तो 5,000 रुपए तुम्हारा 1 मंथ का किराया, तो 2 मंथ के बराबर कितना हो गया, 10,000। तो उन्होंने कहा 10,000 रुपए तुम्हें फाइन जमा करना है, उस 10,000 में से अब प्लस और क्या ऑर्डर देगा कि उसी फाइन में से, ये याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, मे ऑर्डर दैट अ सम आउट ऑफ द फाइन, उसी फाइन में से, अलग से नहीं कंपनसेशन देना है। 10,000 रुपए जमा करवा लिए और उसमें से कहेंगे इसमें से 5,000 रुपए अब आपको लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन के तौर पे देना है। ठीक है, इसको एक बार हिंदी में भी देख लेंगे। देखिए, यदि उपधारा 4 के अधीन आवेदन फाइल करने के समय किंतु निक्षेप की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन का अवसान होने के पश्चात नहीं, उसके पश्चात नहीं मतलब 30 दिन के पहले कर दो भैया, है ना। तो आवेदन फाइल करते समय या निश्चित की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन का अवसान होने के पहले भूस्वामी या भाड़ा पाने के लिए हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को यह परिवाद करता है या करते हैं कि अभिधारी के आवेदन में दिए गए उन कारणों तथा परिस्थितियों के जिनके के परिणाम स्वरूप उसने भाड़े का निश्चित किया है विवरण असत्य है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अभिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, ठीक है, अभिधारी पर उस दशा में जबकि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि उक्त विवरण तात्विक रूप से असत्य थे, ऐसा जुर्माना उद्ग्रहित कर सकेगा। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, उद्ग्रहित कर सकेगा, मतलब ये जुर्माना किसके पास जा रहा है, आरसी के पास। ठीक है, ऐसा जुर्माना उद्ग्रहित कर सकेगा जो 2 मास के भाड़े के बराबर होगा, तो 2 मंथ के रेंट के बराबर जो है ये किराया होगा की रकम तक का हो सकेगा, और यह आदेश दे सकेगा कि, और है देखिए, और साथ में प्लस क्या आदेश देगा, जुर्माना भी लेगा, प्लस ये आदेश देगा कि वसूल किए गए जुर्माने में से कोई राशि भूस्वामी को प्रतिकर के रूप में संदत्त की जाए। जितनी जुर्माना वसूल किया है उसी में से फिर कुछ भाग कंपनसेशन के तौर पर किसको दिलवा देंगे, भूस्वामी को दिलवा देंगे। ठीक, तो ये सबसेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें याद रखने के लिए, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, तो एक एक लाइन को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। ठीक, तो पहला तो जुर्माना है, किसको पे करना है, टेनेंट को पे करना है, कितना, 2 मंथ के रेंट के 2 मंथ के बराबर, उसमें से उस जुर्माने से में से कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये हो गई सबसेक्शन 5। अब इसकी लास्ट सबसेक्शन 6 और बची है, वो और देख लीजिए फटाफट से। सबसेक्शन 6, the rent controlling authority may, on the complaint of the tenant and after giving an opportunity to the landlord of being heard, levy on the landlord a fine which may extend to amount equal to 2 months rent if the rent controlling authority is satisfied that the landlord without any reasonable cause refused to accept rent though tendered to him within the time referred to in section 24 and may refuse
and may further order that a sum out of the fine realized be paid to the tenant as compensation। बिल्कुल सेम है पूरी भाषा, लेकिन इस सबसेक्शन में कौन को देना है फाइन? इस सबसेक्शन में लैंडलॉर्ड के ऊपर है। वहां पे टेनेंट ने असत्य कथन बोले थे तो वहां टेनेंट के ऊपर फाइन आ रहा है। इस सबसेक्शन में लैंडलॉर्ड के ऊपर फाइन इंपोज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड ने बिना रीजनेबल कारण के रेंट लेने से मना कर दिया। सबसेक्शन 6 में क्या कह रहे हैं कि जब टेनेंट विद इन टाइम उसको रेंट देने गया है ना, सेक्शन 24 में जो टाइम बताया उस टाइम के अंदर रेंट देने गया और उसने बिना कारण रेंट लेने से मना कर दिया, तो फिर लैंडलॉर्ड के ऊपर फाइन इंपोज किया जाएगा। वही सेम 2 मंथ के किराए के बराबर फाइन होगा और उस फाइन में से ही लास्ट वाली लाइन में फिर अगेन वही लिखा है, उस फाइन में से कुछ सम जो है वो कंपनसेशन के तौर पे किसको दिया जाएगा? किराएदार को दिया जाएगा। बस उल्टा हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, क्लियर है? एक बार हिंदी में भी देखेंगे इसको, लैंग्वेज फटाफट से। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अभिधारी के परिवाद पर, अब यहाँ पे कौन कर रहा है? यहाँ पे टेनेंट करेगा एप्लीकेशन, है ना, तो ये याद रखना भाई, हर चीज के लिए एप्लीकेशन लगती है, बिना एप्लीकेशन के कुछ नहीं होता, ये याद रखना। तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किराएदार के परिवाद पर, कंप्लेन पर, यहाँ पे कंप्लेन हो रही है, एप्लीकेशन नहीं, सॉरी कंप्लेन हो रही है। ठीक है, तो किराएदार की कंप्लेन पर, परिवाद पर तथा भूस्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात भूस्वामी पर उस दशा में जबकि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि यद्यपि भाड़ा धारा 24 में निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर भूस्वामी को निवेदित किया गया था, किंतु भूस्वामी ने उसे प्रतिग्रहित करने से किसी युक्त हेतु के बिना इनकार कर दिया। ठीक है, कैसे, क्यों मना कर दिया? युक्त हेतु के बिना इनकार कर दिया था। ऐसा जुर्माना उद्ग्रहित कर सकेगा जो 2 मास के भाड़े के बराबर की रकम तक पहुंच सकेगा और यह आदेश दे सकेगा कि उस वसूल किए गए जुर्माने में से कोई राशि अभिधारी को प्रतिकर के रूप में संदत्त की जाए। ठीक है, तो उसी जुर्माने में से कुछ भाग प्रतिकर के रूप में दे दिया जाएगा किसको? यहाँ पे अभिधारी। ठीक, याद रहेगा। आप चाहें तो आप इसके पॉइंट्स बना सकती हैं, है ना। आप जब नोट टाइप के बनाना हो ना तो सेक्शन में पॉइंट बना लो कि कौन सी वाली सब सेक्शन में किस पॉइंट को लेकर के फाइन है। यहाँ पे मतलब आप बना सकते हो सब सेक्शन 6 में मकान मालिक ने किराया लेने से मना कर दिया, बिना युक्त कारण के किराया लेने से मना कर दिया, उसके लिए फाइन। सब सेक्शन 5 में बना लो कि सब सेक्शन 5 में क्या था? हाँ, जो अभिधारी है, अभिधारी ने एप्लीकेशन में असत्य कथन किया है, रीजन परिस्थितियों को लेके असत्य कथन किया, उस पर है। इस तरीके के आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, चलो सेक्शन 25 बहुत बड़ी थी, मैं सोच रही थी आज चारों